सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल NCERT विथ निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1। इससे पहले दोस्तों, हमने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं बुक के। पहला चैप्टर था हमारा ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, जिसमें हमने जाना था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और इसके अलावा दोस्तों, हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर, जिसका नाम था राजा, किसान और नगर, जिसमें हमने जाना था मौर्य साम्राज्य के बारे में, मगध के बारे में, महाजनपदों के बारे में। ठीक है दोस्तों, और आज के इस चैप्टर में हम और भी डिटेल से जानेंगे, थर्ड चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फिर पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा महाभारत। ठीक है, जानते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत के बारे में दोस्तों बचपन से ही आपने तो सुना ही होगा, क्योंकि हर किसी का बचपन महाभारत के साथ ही बीता होता है। महाभारत और रामायण तो हर किसी ने देखी होती है बचपन में। ठीक है, तो महाभारत तो हमारा प्रमुख महाकाव्य है भारतीय। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जो मतलब हमारे इतिहास के बहुत मेन है हमारे लिए। ठीक है, प्रमुख हमारा काव्य ग्रंथ है। और ये काव्य ग्रंथ जो है अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, यानी कि पौराणिक और धार्मिक एक बहुत ही ज़्यादा विस्तृत ग्रंथ है हमारा। ठीक है, एक धार्मिक ग्रंथ, एक साहित्यिक ग्रंथ, और विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है ये। हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक महाभारत। इस ग्रंथ को दोस्तों जो है हिंदू धर्म में पंचम वेद भी माना जाता है। ठीक है, पंचम वेद के नाम से भी माना जाता है, हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। और पंचम वेद से यहाँ पर तात्पर्य है दोस्तों, जैसे कि हमारे प्राचीन समाज में मतलब हमारे भारतीय समाज में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, जिनसे हमें बहुत सारी डिटेल मिलती है भारत के बारे में। और इसी टाइप से जो है 5वें वेद के रूप में हम इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमको बहुत डिटेल मिलती हैं महाकाव्यकालीन व्यवस्था, यानी कि महाभारत से भी। ठीक है, उस टाइम के समाज से भी हमें बहुत सारी डिटेल मिलती है, इसलिए इस पंचम वेद माना गया है। और महाभारत की रचना के बारे में बात की जाए तो ये वाला क्वेश्चन 7 नंबर के क्वेश्चन में आता है दोस्तों। 7 नंबर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो इसे इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। 7 नंबर के उसमें आता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि वेद व्यास द्वारा जो है दोस्तों महाभारत की रचना की गई थी। ठीक है, और हमने बचपन से यही पढ़ा है। लेकिन अधिकांश इतिहासकार जो है ये भी मानते हैं कि इसकी रचना कई लेखकों द्वारा मिलकर की गई थी, ना कि अकेले वेद व्यास जी द्वारा की गई। ठीक है, इसके कई कारण हैं दोस्तों। अब पहला तो ये कि पहले प्रारंभिक टाइम पे इसमें 8800 श्लोक थे महाभारत में। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, बाद में इन श्लोकों की संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख हो गई। ठीक है, लगभग 1 लाख हो गई। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि जिस महाकाव्य में 1 लाख श्लोक हैं, तो उस महाकाव्य को एक अकेला व्यक्ति कैसे इसकी रचना कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ऐसा होता है कि ये मानते हैं कि अकेले वेद व्यास जी द्वारा महाभारत की रचना नहीं की गई होगी, क्योंकि इतने श्लोक एक व्यक्ति अकेले लिख ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये मानते हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए तो 1919 में एक महत्वपूर्ण कार्य शुरू हुआ V.S. सुधांकर के नेतृत्व में। V.S. सुधांकर जो है दोस्तों एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने महाभारत के एक महत्वपूर्ण संस्करण को तैयार करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण समर्थन दिया, और महाभारत से हमें कितना कुछ जानने को मिला। ठीक है, महाभारत के बारे में इन्होंने बहुत समर्थन दिया। महाभारत का दोस्तों पुराना नाम जय संहिता था, और महाभारत की रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। यानी कि दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी
बड़ी रचना 1000 साल तक का लगातार इसमें चेंज होते रहे। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, पूछा जाता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कई बार दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है महाभारत का पुराना नाम एग्ज़ाम में, तो इसे आप नोट कर लीजिए। जय संहिता कहा जाता है इसे, और 1000 वर्ष तक का ये इसमें कार्य होते रहे महाभारत में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मतलब बहुत ही ज़्यादा विस्तृत ग्रंथ कहें तो महाभारत बहुत विस्तृत ग्रंथ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ये महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो दोस्तों 1919 में 1919 में संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान जिनका नाम वी.एस. सुधांकर था, जिनके बारे में हमने आगे जाना था, ठीक है, के नेतृत्व में एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना का उद्देश्य था महाभारत नामक महाकाव्य की जो रचना है वो विभिन्न जगहों में वो पांडुलिपियों को इकट्ठा करके एक किताब के रूप में ये बनाना चाहते थे, यानी कि जो विभिन्न जगहों पे पांडुलिपियाँ मौजूद थी उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े जो महान विद्वान थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उस टाइम पे उठाई। जो भी उस टाइम के महान विद्वान थे उन्होंने इसकी जिम्मेदारी उस टाइम पे उठाई। और पांडुलिपियों में क्या करा, इन्होंने एक तरीका निकाला, श्लोकों की तुलना करी इन्होंने एक दूसरे से, और एक दूसरे पांडुलिपियों में एक दूसरे की श्लोकों से तुलना की गई, मैचिंग टाइप। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और इसके अलावा दोस्तों इन सब का प्रकाशन जो है, इन श्लोकों का प्रकाशन 13,000 पन्नों में फैले हुए अनेक खंडों में हुआ। और इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 47 साल लगे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी परियोजना होगी जिसको पूरा होने में 47 वर्ष लग गए। ठीक है दोस्तों, इतनी लंबी परियोजना ये थी। तो बहुत बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों 2 बातें विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आई। ठीक है, 2 बातें। इसमें से पहली बात तो ये थी कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर, नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल व तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने में आई। ठीक है, इतनी एरिया में मतलब समानता देखने में आई पांडुलिपियों में। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हुई उस टाइम पे, दूसरी चीज़ ये हुई कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षत्रिय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक है दोस्तों महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं 7 मार्क्स के, तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। और अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा बंधुता एवं विवाह, यानी कि रिश्तेदारी और विवाह के बारे में। तो पहला टॉपिक ये हमारा यहाँ पर को रहा परिवार। ठीक है, तो परिवार है हमारा ये टॉपिक पहला। तो परिवार जो है होता है दोस्तों समाज की एक महत्वपूर्ण उस टाइम पे एक संस्था मानी जाती थी। और इसके अलावा एक ही परिवार के लोग जो है दोस्तों भोजन मिल बांट कर करते थे। ठीक है, एकता के साथ रहते थे। आजकल के आधुनिक समाज की तरह नहीं कि बट जा रहे हैं आपस में सब लोग, वो इकट्ठा रहते थे पहले के लोग सब साथ में। इसके अलावा दोस्तों परिवार के जो लोग होते थे इकट्ठा ही रहते थे, खुशहाल ज़िंदगी जीते थे उस टाइम में। परिवार के लोग संसाधनों का प्रयोग भी दोस्तों उस टाइम पे मिल बांट कर करते थे। इसके अलावा परिवार के लोग एक साथ ही वहाँ उस टाइम पे रहा करते थे महाकाव्यकालीन टाइम पे। ठीक है दोस्तों, परिवार के लोग एक साथ मिलकर पूजा पाठ भी किया करते थे। और कुछ समाजों में चचेरे मौसेरे भाइयों के साथ भी खून का रिश्ता माना जाता था। ठीक है, यानी कि यहाँ ये सिस्टम नहीं था मात्र कि पिता और पुत्र के बीच खून का रिश्ता होता है। यहाँ मौसेरे चचेरे भाइयों में भी खून का रिश्ता माना जाता था। ठीक है, इनके बीच में भी दोस्तों खून का रिश्ता ये माना जाता था, इनके द्वारा ये भी मानते थे। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा भी है पितृवंशिकता। दोस्तों पितृवंशिकता का मतलब होता है पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर उसके पुत्र का हक होना। पितृवंशिकता यानी कि पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र के पूरे अधिकार उस पर रहते हैं, उनकी संपत्ति पे, उनके संसाधनों पे। ठीक है दोस्तों, तो उनके संसाधनों का हकदार उसका पुत्र। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों
राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उस टाइम पे शासक बनता था। और शासक राजा के परिवार में ऐसा होता था कि कभी अगर राजा का पुत्र नहीं होता था तो उसके रिश्तेदार में कोई और भी जो है दोस्तों उसका शासन संभाल लेता था। ठीक है, तो इस टाइप की विचारधारा भी उस टाइम पे मौजूद थी। इस टाइप की भी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता था उस टाइम पे। और पितृवंशिकता तो उस टाइम पे महत्वपूर्ण ही मानी जाती थी। ठीक है, उस टाइम में बहुत ही अलग ही स्थान था इसका, और शासकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उस टाइम पे। पुत्र होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। पुत्रियों से तो थोड़ी असमानता थी, पुत्रों और पुत्रियों में असमानता थी, कोई समानता नहीं थी, बहुत डिफरेंस था। सबको पुत्रों की ही चाह थी, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता उस टाइम पे होती थी। ठीक है दोस्तों, और इसी टाइप की उस टाइम पे इन लोगों की सबकी विचारधारा उस टाइम पे रही थी। और यही है कि पितृवंशिकता बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पॉपुलर थी समाज में। और इसी तरीके से पॉपुलर होने के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें उस टाइम पे पिता से पुत्र को ही संपत्ति मिलना, ये इन टाइप की चीज़ें उस टाइम पे होती थी। तो यही विचारधारा थी उस टाइम पे। और बस यही है इस टॉपिक में मेनली, बंधुता और विवाह में, जिसमें परिवार के बारे में हमने जाना और पितृवंशिकता के बारे में हमने जाना। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे ही नियम थे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है विवाह के नियम। ठीक है, ये वाला जो दोस्तों टॉपिक है हमारे विवाह के नियम, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे समझिएगा अच्छे से, आसानी से। तो दोस्तों ब्राह्मणों द्वारा उस टाइम पे क्या किया गया, ब्राह्मणों द्वारा समाज के लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया गया था। ठीक है, जैसे आजकल के टाइम पे हम लॉ को फॉलो करते हैं, उस टाइम पे ब्राह्मणों की आचार संहिता हमें फॉलो करनी होती थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों लगभग 500 ईस्वी पूर्व के से, ठीक है, नीचे अगर वाली लाइन में हम देखें, लगभग हमारे 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों में किया गया। ठीक है, इनमें सब मतलब धर्म ग्रंथ की रचना की थी उन्होंने, ब्राह्मणों ने। तो इनमें क्या होता था दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो थी मनुस्मृति। ठीक है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल जानने को मिलती हैं। और इसका जो संकलन है दोस्तों लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में किया गया था। ठीक है, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृति देता है। इनमें से पहले 4 उत्तम थे और बाकी के निंदित माना गया था। ठीक है, तो 8 प्रकार के विवाह में दोस्तों हमारे शामिल थे ब्राह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, पाश्चात्य विवाह, असुर विवाह, दानव विवाह, राक्षस विवाह, इस टाइप के विवाह दोस्तों शामिल थे। और जो स्टार्टिंग के जो 4 थे वो उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना जाता था। ठीक है, बाकी टाइप के विवाह को। और इनको निंदित मानने का कारण भी था, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि संभवतः जो पुरोहित थे उनके नियमों को जो लोग नहीं मानते थे वो इन विवाहों को करते होंगे, जो कि उनके द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे ब्राह्मणों की ओर से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो इनका पितृवंशी समाज था, ठीक है, उस टाइम पे मैं जैसे हमने जाना ही है आगे ऊपर कि पितृवंशी समाज जो है इसका अलग महत्व था। पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था, और जो पुत्री का मतलब विवाह भी किया जाता था, और पुत्री का मतलब विवाह भी किया जाता था वो गोत्र से बाहर किया जाता था। और कन्यादान प्रमुख कृत्य माना जाता था, पिता द्वारा प्रमुख कार्य होता था पिता का। ठीक है, कन्यादान जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कार्य होता था पिता का, और इससे महत्वपूर्ण माना जाता था। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो है हमारा गोत्र। गोत्र की बात की जाए तो दोस्तों गोत्र एक ब्राह्मणी पद्धति थी जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई थी। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, लोगों को गोत्रों में वर्जित किया गया था। ठीक है, और प्रत्येक गोत्र जो है दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था, उसका अपना एक वैदिक ऋषि होता था और उसके नाम पर उस गोत्र का नाम होता था, और उस गोत्र के सभी सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। ठीक है दोस्तों, और बाद में क्या हुआ, बाद में नए नगरों के उद्भव से सामाजिक नियम बदले। ठीक है, क्रय विक्रय से नगरों से विचारों का आदान प्रदान होने लगा और एक दूसरे के विचार बदलने लगे लोगों के। इसलिए क्या हुआ बाद में दोस्तों, इसलिए बाद में जो है प्रारंभिक विश्वासों, ठीक है, बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद जब विचार लोगों के बदलने लगे, आदान प्रदान होने लगा विचारों का, तो इसके बाद प्रारंभिक विश्वास और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगे। ठीक है, इन्हीं को, ठीक है,
इन्हीं को चुनौती देने के लिए क्या हुआ, इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार की और इसका पालन सभी को करना होता था। यानी कि ब्राह्मणों ने एक आचार संहिता तैयार कर दी अपना नियंत्रण और अच्छे तरीके से बनाने के लिए समाज में। ठीक है, अब दोस्तों हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ नीचे, गोत्र के नियम। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गोत्र के नियम के बारे में दोस्तों पूछा जाता है आपके कई बार, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका गोत्र के नियम, ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसके बारे में पूछा जाता है। मेनली गोत्र के 2 नियम थे। ठीक है, मात्र 2। पहला नियम जो था दोस्तों वो ये था कि शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना होता था। ठीक है, शादी से पहले तक का तो पिता का गोत्र था, बाद में अपनाना पड़ता था पति का। ठीक है, और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में दोस्तों विवाह भी नहीं कर सकते थे। दूसरा नियम इसका गोत्र का ये था। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों बहुपत्नी व बहुपति प्रथा। ठीक है, अब दोस्तों बहुपत्नी प्रथा जो है इसका अर्थ होता है एक से अधिक स्त्रियों से शादी करना। ठीक है, ऐसा सर्वप्रथम करा था सातवाहन शासकों ने। ठीक है दोस्तों, सातवाहन शासकों ने ऐसा किया था, बहुपत्नी प्रथा को आजमाया था। और इसके अलावा बात की जाए तो दोस्तों बहुपति प्रथा की, तो बहुपति प्रथा में दोस्तों स्त्री द्वारा एक से अधिक पुरुषों से शादी की जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप द्रौपदी को ले सकते हैं, जिन्होंने 5 पांडवों से विवाह किया था। ठीक है, द्रौपदी ने। अब नीचे टॉपिक है दोस्तों हमारा, क्या माताओं को उस टाइम पे महत्वपूर्ण समझा जाता था। ये प्राचीन समाज की बात की जा रही है, जिस टाइम पे महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, पुत्र को ही बिल्कुल महत्व दिया जाता था, पुत्रियों को महत्व नहीं दिया जाता था। तो ऐसे समाज में भी क्या महिलाओं का कोई स्थान था, माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था, इसके बारे में हम जानते हैं अब। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतिहास में ऐसे किस्से हैं, ठीक है, जिनसे पता चलता है कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के शुरुआती समाज में, ठीक है, माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था इस टाइम पीरियड के दौरान में। ऐसा ही एक किस्सा है। ठीक है, सातवाहन राजाओं का। सातवाहन शासकों ने प्राय अपने नाम के आगे अपने पिता के बजाय अपनी माता का नाम जोड़ा है। ठीक है, यानी कि सातवाहन शासकों ने क्या किया था, अपने पिता की जगह माता का नाम अपने आगे जोड़ा था। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें देख सकते हैं, उदाहरण के लिए उदाहरणतया श्री गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने पिता के बजाय अपनी माता का नाम डाला है यहाँ, गौतमी पुत्र। उदाहरण में आप ये देख सकते हैं, श्री गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि माताओं का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था उस टाइम पे, और उस टाइम पे माताओं को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था दोस्तों ये, क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। और इसी तरीके से हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है और चैप्टर भी दोस्तों इसका पार्ट 1 भी कंप्लीट होता है यहीं। और आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। चैप्टर में इतना ही था बस, हमारे पार्ट 1 था इसका, पार्ट 2 लेके आऊँगा इसका, उसमें हम और डिटेल में जानेंगे चैप्टर को, और भी अलग अलग चीज़ों के बारे में हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। आज तो हमारा बेसिक इंट्रो टाइप का था इस चैप्टर का, अब आगे हम इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलेंगे अब आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और गुड बाय दोस्तों।